में बड़े बड़े मुजाहिद आज़ादी, यहाँ तक कि राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने मदरसे से पढ़ाई की, शंकर दयाल शर्मा साहब ने मदरसे से पढ़ाई किया है। तो हमको हर वो काम करना चाहिए जिससे हमारे बीच पे तालीम का फ़रोग हो और तालीम के साथ साथ में क्वालिटी तालीम का फ़रोग हो, ये मेरा कहना है। और हमें इसके लिए अपने समाज के बीच में समाजी और सियासी शोर की बेदारी करने की जरूरत है। उर्दू के ताल्लुक से ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान और हमारे शहर में MW अंसारी साहब जो मौजूद है और जो रिटायर IPS ऑफिसर भी हैं और DGP भी है। तो मैं आपसे पहला सवाल करना चाहता हूं सर कि आप MW अंसारी रिटायर्ड DGP उर्दू की फ़रोग और बका के लिए काम कर रहे हैं, इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? रियाज आशीष साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ साथ सुल्तानपुरी साहब का। पहली बात तो देखिए कि मैं जलील साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सलाहुद्दीन अवी जो स्कूल चला रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया और ख़ास करके उर्दू के ताल्लुक से उर्दू के बका और फ़रोग के लिए काम किया। तो इसी के ताल्लुक से मैं इनके स्कूल में एक एग्जीबिशन नुमाइश कि उर्दू के कितने खिदमात रहे हैं और ख़ास करके जंग आज़ादी में जो तहरीक थे कि उसके लिए बहुत बड़ा काम किया। और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है बल्कि मुंशी नवल किशोर जो उर्दू दाँ और उर्दू के बहुत बड़े मुहक्किक और बहुत बड़ी एक हस्ती है जिसने बात कहा कि उर्दू को एक पलड़े में रखा जाए और तमाम मुजाहिद आज़ादी को एक पलड़े में रह जाए तो उर्दू का पलड़ा भारी होगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। और जो इसके ताल्लुक से कहना चाहता हूँ कि मैं महाराष्ट्र में तो आप लोगों को बहुत कुछ उर्दू के ताल्लुक से किया जा रहा है, बल्कि साउथ इंडिया में किया जा रहा है, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया में और ख़ास करके जिस स्टेट की सूबे की जो है दूसरी लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, वहाँ पे उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बाकायदा गवर्नमेंट का ऑर्डर निकाल के ये कहा जा रहा है कि उर्दू के अल्फाज जो हैं ऑफिशियल बोलचाल में भाषा में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाए। उसी तरह से उर्दू के निसाब की किताबें और ख़ासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताबें जो है मैथमेटिक्स किताबें अवेलेबल नहीं कराई जाती हैं। उर्दू के टीचर्स अपॉइंटमेंट नहीं किए कराए जा रहे हैं। MPPSC या और भी तमाम जो रेगुलेटमेंट एजेंसीज़ हैं या इस्टेब्लिशमेंट में हैं, वहाँ से उर्दू और पर्शियन और उसके जो है सब्जेक्ट को जो है हटाया जा रहा है। तो इस तरह से उर्दू का फ़रोग नहीं हो पाएगा। इसके ताल्लुक से हमने जो है एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन यहाँ पे लगाया था जिसमें बच्चों में काफ़ी इंतजाम था और ख़ास कर टीचर्स सामान थे। और इसके लिए मैं सलाहुद्दीन अवी के सेक्रेटरी मिस्टर जलील साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और तमाम मीडिया के लोगों ने देखा। और मैं जो कल मुशायरा यहाँ पे हुआ था उस मुशायरे में भी एक बात है, तमाम तरह के जो उर्दू के ताल्लुक से जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उर्दू के साथ जो तासुबाना रवैया है, वो तमाम मुद्दे, चूँकि ये मौजू नहीं था, मतलब जो ओकेज़न था, अवसर था, वो उस पर नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे इजाज़त दी। तो मैंने कहा कि भाई महाराष्ट्र के बारे में नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इवन दिल्ली बिहार के बारे में कर सकता हूँ कि बच्चों के पास में जब किताब उर्दू निसाब की किताबें ही नहीं मुहैया कराई जाएंगी, दी जाएंगी, और ख़ास करके साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, मैथमेटिक्स की, तो बच्चा जो है कैसे उर्दू पढ़ेगा। और उसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जैसे कि कहते हैं कि इंजीनियरिंग की किताबें जब मुहैया नहीं हो रही है तो एक बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। तमाम जो है उर्दू के टीचर्स की जो है पोस्ट जो है वैकेंट पड़े हुए हैं, उस पर अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है। उसके साथ साथ जो है तलबा को डिस्करेज किया जाता है और MPPSC और भी जो PSCs हैं वहाँ से उर्दू को गायब किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो उसके लिए हम जो है एक तरह से समाजी और सियासी शऊर की बेदारी कर रहा हूँ। बल्कि मैं आप दोनों आदमी का, रियाज आशीष साहब का और सलमान खान जहाँपुरी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा ये मैसेज, मेरा पैगाम जो है दूर दूर तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, एक सवाल और ये कि आप तालीम और रोज़गार के लिए बड़ा, देखिए तालीम की आपने बहुत बड़ी बात कह दी। देखिए आप देखेंगे कि हमारी कम्युनिटी में पहले से काफ़ी बेदारी आई है, लेकिन हमारा गरीबी गुर्बत जो है, हमारे अपने लोग जो है ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटी में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट और उसके साथ नीति आयोग की रिपोर्ट, इस पर अगर देखा जाए तो हम SC/SC से OBC से भी काफ़ी पिछड़ रहे हैं। और उसका वजह यह है कि हमारे पास में आज जो है तालीम जो है, हेल्थ जो है प्राइवेट सेक्टर को चला गया है।
ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इतना अच्छे क्वालिटी के जो एजुकेशन इस्टेब्लिशमेंट है, स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ उनकी फ़ीस इतनी बढ़ गई है कि वो जो है उसका हमारा बच्चा अफोर्ड या पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नहीं आ पा रही है। तालीम आज भी अगर हमारा देखा जाए स्टेट लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट है और ख़ास करके जो क्लास 2 सर्विसेज है और यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो आईएएस आईपीएस की बात होती है, तो हमारी 2.5 से लेके 4.5 या मैक्सिमम 5% से हमारा कभी भी पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। इसका वजह यह है कि हम तालीम में बहुत पीछे हैं और तालीम के साथ साथ हायर एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन में भी हम बहुत पीछे हैं। तो हमें जो है एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हमारे लिए जो होना चाहिए, जो मरवात, जो फैसिलिटीज़, जो हमको एड देना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। आज जो देखा जाए तमाम हमारे इंस्टीट्यूशंस को जो 4.5% से लेकर 5% हमारे मदरसों में हमारे गरीब गुरबा बच्चा पढ़ता था, आज उस पर मदरसों पर अटैक हो रहा है। किसी न किसी बहाने से मदरसों को बंद कराया जा रहा है। आप लोग महाराष्ट्र में बैठे हैं, शायद आप लोगों के बात का एहसास न हो, लेकिन आसाम में देखिए कि मदरसों के साथ क्या हुआ, उत्तराखंड में मदरसों के साथ क्या हुआ, आप उत्तर प्रदेश की मदरसों के साथ क्या हुआ। हालांकि थोड़ा बहुत जो गुंजाइश जो है बिहार के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर जागरूकता है। तो जब मदरसा को जब आप डिमोलिश को सत्यानाश हो जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, तो हमारा 4.5 से लेकर 5% जो तलबा है, जो बहुत गरीब होता है, जो चंदे से खराज जकात से जो पढ़ता है, सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उसका इंतजाम करे। तो मदरसों को जिससे तालीम लोग याफ्ता है, अच्छा मदरसों का ताल्लुक ऐसा नहीं है कि मदरसों में बड़े बड़े मुजाहिद आज़ादी, यहाँ तक कि राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने मदरसे से पढ़ाई की, शंकर दयाल शर्मा साहब ने मदरसे से पढ़ाई किया है। तो हमको हर वो काम करना चाहिए जिससे हमारे बीच में तालीम का फ़रोग हो और तालीम के साथ साथ में क्वालिटी तालीम का फ़रोग हो, ये मेरा कहना है। और हमें इसके लिए अपने समाज के बीच में समाजी और सियासी शोर की बेदारी करने की ज़रूरत है। जी सर, एक सवाल ये है कि मुल्क भर के हालत हज़रा और मुसलमान पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं समझ गया आपकी बात कि मैं चूँकि एक पुलिस ऑफिसर हूँ मैं, तो जिस तरह से मुसलमानों के साथ में खास करके किसी न किसी बहाने से UAPA को लेके बात कर रहे हैं आप, और आप ये भी बात कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे जो एक्टिविस्ट थे, जो मुस्लिम थे, उनको जेल में पड़े हुए हैं और कई साल हो गया है, उनके साथ में जो यहाँ तक ट्रायल नहीं हुआ है, बेल नहीं हो पा रहा है। ये हमारे लिए बायस फ़िक्र है, तशवीश है। और कहीं न कहीं हम इसके लिए सरकार को कहते हैं, खुल के बात कहते हैं कि सरकार का तस्वाना रवैया है। हमें जो है जो कार्रवाई करना है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, या कहिए कि रूल ऑफ लॉ के साथ काम होना चाहिए। आप बिल्कुल सही रईस आशीष से आप सवाल कर रहे हैं, और इसके लिए अलग से जो देखा जाए तो हमारी कम्युनिटी के साथ में कहीं न कहीं लगता है कि जुल्म जाती हो रहा है। UPA के अंदर, आसाम के अंदर CAA, NRC को लेके, या इवन ये जो आप मॉब लिंचिंग की तरफ जो इशारा कर रहे हैं आप, या काउ प्रोटेक्शन की बात लेके कर रहे हैं आप, कन्वर्जन के लेके बात कर रहे हैं, तो वो कन्वर्ट करा रहा है, खुल्लम खुला करवा रहा है, बात कर रहा है, पैसा दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर कोई एक लड़का जो है मुस्लिम बच्चा अगर किसी लड़की के साथ अपनी मर्जी से बालिग अगर शादी कर लेता है, तूफान खड़ा हो जाता है, कोर्ट मैरिज करता है। तो आपका ये सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके लिए अलग से हम लोगों को डिबेट करने की ज़रूरत है, और अपनी कम्युनिटी के लोग जो पढ़े लिखे तबका है उन पे उनको हमें रोशनी डालने की ज़रूरत है। इसके लिए अलग से जो है सेमिनार, सिम्पोजियम करके लोगों में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है। और हम लोगों को हर वो काम करना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के तहत होना चाहिए। संविधान के विरुद्ध जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन आइन के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। सवाल ये कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। देखिए, मैं ये भी एक इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और हर जगह एग्जीबिशन लगाते हैं, कल भी लगाया था हम लोगों ने। मुजाहिदे आज़ादी जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी हैं, उनके साथ पे कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, और उनको जो एडवांटेज जो देना चाहिए, वो जो पब्लिसिटी देनी चाहिए, जो मकाम देना चाहिए, नहीं दिया जा रहा है। हम महाराष्ट्र के बारे में तो ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उतना हमें इल्म नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र से ही और बॉम्बे में तमाम बड़े बड़े मुजाहिदे आज़ादी, यूसुफ अली से लेके, और मतलब हम एक नहीं हज़ारों की तादाद में हैं। लेकिन आप 26 जनवरी पे देखेंगे तो तमाम जो है एक मखसूस जात धर्म के लोगों को तो डिस्प्ले किया जाता है, लेकिन
हमारे जो है मुजाहिदीन आज़ादी को कहीं मुकाम नहीं मिलता। 5 से ज़्यादा हमारे उलमा करामों को हैंग कर दिया गया। 27 साल जो हमारी मुजाहिदीन आज़ादी को खुली दरवाज़ा दिल्ली में उसमें कर दिया गया। लेकिन आप ही से मैं पूछता हूँ, आप अदरवाइज मत लीजिएगा आशीष साहब, आप हमको टिप्स से 100 मुजाहिदीन आज़ादी का नाम गिना दीजिए, आप नहीं गिना पाएंगे। यहाँ तक कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब से लेकर हज़रत मोहानी साहब से लेकर आसिफ अली से लेकर अरुणा आसिफ अली से लेकर जनरल शाहनवाज को लेकर जनरल कैनी को लेकर, ये तमाम जो है हमारे जो है मुजाहिदे आज़ादी भरे हुए हैं। उनका हमारे आने वाली नस्ल को उनके बारे में जानकारी नहीं है, उनको बताने की ज़रूरत है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है रियाज आशीष साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सवाल किया। जैसे कि सर आपने कल के मुशायरे में भी इस पर रोशनी डाली, वहाँ पर एक सामाइन जो है आपसे इंस्पायर होकर हम लोगों को मदऊ किया। एक सवाल मेरा आखिर ये रह गया है कि आज के जो नौजवान मोबाइल पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे, जैसे कि आप IPS रह चुके और आप देख रहे हैं कि जो मुसलमान कौम से जो है IPS या IAS की जो तैयारी जो है बहुत कम पैमाने पर बहुत चंद चुनिंदा लोगों की हो रही, तो अगर आप उस पर रोशनी डाल देते। देखिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने कल भी बच्चों से बात करते हुए कहा, सॉरी परसों में बच्चों से बात करते हुए कहा था कि एक तो हायर एजुकेशन और हायर एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन, जब तक ये नहीं हो पाएगा। देखिए, मोबाइल जो है, मोबाइल का इसका अच्छा इस्तेमाल भी बुरा इस्तेमाल है, हर एक चीज़ का अच्छा बुरा इस्तेमाल है। हम लोगों को मोबाइल को अपने इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, इसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए, जो कि ये हो गया है, एक चीज़। दूसरा, आपने कहा कि हायर सर्विसेज जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र का स्टेट सर्विसेज है या ऑल इंडिया सर्विसेज है, जब तक हमारा बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ में हाई क्वालिटी एजुकेशन को नहीं करेगा, हायर एजुकेशन को नहीं करेगा और उसकी प्रिपरेशन का मतलब पहली बात तो एक ये कि उसको एक अज़्म करना पड़ेगा, अपना इरादा बनाना पड़ेगा, इरादे के साथ साथ उसको प्लानिंग करने की ज़रूरत है, प्लानिंग के साथ साथ में उसको अपनी स्ट्रेटजी और प्लान बनाना पड़ेगा और फिर उसकी प्रिपरेशन के बाद अगर कोई खुदा न खास्ता वो अगर फेलोर होता है, भाई हर आदमी तो कामयाब होता नहीं है, तो उसको अपने इंट्रोस्पेक्ट करे, खुद अपने आप को एनालिसिस करें कि हम क्यों फेल हुए और इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ में रिवीजन करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें बता दूं कि हर आदमी तो कामयाब हो नहीं सकता, लेकिन जो इसके बदौलत जो उसको तैयारी करेगा, ये इल्म जो है उसको कहीं ना कहीं काम आएगी। जो IAS IPS की तैयारी करने वाले हैं, खुदा न खास्ता कहीं नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, उन्होंने एक्सेल किया, उन्होंने मान ली कि उन्होंने बिजनेस करना शुरू कर दिया, उन्होंने एक्सेल काम करना शुरू किया, फिर कहीं बाहर चले गए, वो वहाँ पे उन्होंने जाके अपनी वर्थ को प्रूफ किया। तो इल्म जो है, इल्म लाजवाल दौलत है, ये कभी रायगा नहीं जाएगी। आप तैयारी करते हैं, आप देखिए कि हर आदमी तो काम नहीं हो पाएगा, लेकिन वो काम जरूर आएगा। तो ये भी एक आपने बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया है। हम लोग को अपने बच्चों को थोड़ा कम खाएं, एक रोटी कम खाएं, थोड़ा कम पहने, लेकिन आला से आला तालीम देना चाहिए। एक ये हमारा तहरीक इसकी चलाने की ज़रूरत है, मुहिम चलाने की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष साहब। एक आखिरी सवाल सर, जी माजरत के साथ जी, बहुत नहीं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, मेरी खाई जो सवाल जो है धाटे समंदर की तरह धाटे मार रहा है। एक आखिरी सवाल ये कि आपके तालीमी सफ़र का आप किस तरह से आगाज़ हुआ और किसने किस तरह की। देखिए, ऐसा है कि ये सवाल तो पहले करना चाहिए था। मैं कोई बहुत बड़े घराने का, घर से मेरा ताल्लुक़ नहीं, मेरा भी ताल्लुक़ गाँव से है। मैं अपनी बुनियादी तालीम जो है बेसिक प्राइमरी स्कूल से, मैंने हमारा गांव उसी है गाज़ीपुर में, वहाँ से मैंने पढ़ाई की है। फिर वहाँ लोकल स्कूल जो कॉलेज है वहाँ पढ़ाई किया। फिर उसके बाद हम जो है सभी यूनिवर्सिटी को टच करते हुए अलीगढ़ में गए, अलीगढ़ से मैंने लॉ किया और उसके बाद हमने भी तैयारी किया। अच्छा, ये तैयारी एक दिन में नहीं, वो लोग समझते हैं कि आदमी करके बहुत बड़ा वो हो गया, मतलब कामयाब हो गया। कहावत ये कि नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस और नथिंग फेल्स लाइक फेलोर। अगर आप कामयाब हो गए, पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी, और फेलोर हो गया तो उस फेलोर को आपको दिल पे नहीं लेना है, उसको उठा कर फेंकना है, दूसरा रास्ता देखिए। आपको अगर देखिए, मैं कहता हूँ बार बार कि हायर एजुकेशन, हमने जितनी भी बात की हायर एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैंने आपसे पहले कहा कि एक रोटी कम खाओ, कपड़ा कम पहनो, पेरेंट्स भी कम खाएं कम पहने, आला से आला तालीम, कामयाबी, मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आशीष साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।